हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च को शिफ्ट 2 में, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का, जिसमें 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्न होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा श्रीलाल गुप्त। शलाका सम्मान जो है वो हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलाल शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राग दरबारी इनका जो उपन्यासकार है वो प्रसिद्ध है। बाकी का जो शेष विकल्प है जिसमें प्रेमचंद है, इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, लेकिन इन्हें यह जो विशिष्ट सम्मान है शलाका सम्मान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। तो इसका आंसर होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अल्प, जिसका अर्थ होता है थोड़ा, और ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, यानी थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। बाकी असाध्य का मतलब है जिसे साधा ना जा सके। अच्युत का मतलब है जो अपने स्थान या स्थिति से टले नहीं, और अवध्य का मतलब है जिसका वध न किया जा सके। नेक्स्ट है, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, कर्तृवाच्य। इस वाक्य में जो क्रिया है वो जो क्रिया क्या है यहाँ पे? दिए। इसका मुख्य संबंध कर्ता पिताजी से है। जहाँ कर्ता प्रधान होता है वह कर्तृवाच्य होता है। नेक्स्ट है, जिसके पास धन न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर होगा निर्धन। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा निर और प्लस धन। निर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना, यानी बिना धन के निर्धन। बाकी निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, परिश्रमी, जो मेहनत करता हो, और उदार, बड़े दिल वाला। नेक्स्ट है, पक्षी शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा पंक्षी। पक्षी जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो पंक्षी होगा तद्भव रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं, और इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा अनत। अन्यत्र क्या है? ये तत्सम है, और इसका जो अनत है वो तद्भव रूप है। बाकी नर्क का मतलब पता ही है, इमली और अंगूठा, ऐसे ही इन तीनों को आप चाहें तो छाट सकते थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। यहाँ पे जो केवल और मात्र दिया गया है, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए दोनों का साथ प्रयोग करना गलत है। महिलाओं मात्र के लिए तो ये भी गलत है, मात्र महिलाओं के लिए ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका आंसर होगा मोती। हिंदी में मोती, दही, पानी और घी अपवाद स्वरूप पुल्लिंग शब्द हैं, ये याद रखना है। जैसे दही पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, पानी और घी भी पुल्लिंग है। टोपी, रोटी और पोथी, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, हमें स्त्रीलिंग नहीं है पूछा था, यानी स्त्रीलिंग नहीं है यानी जो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे। ऐसा क्यों? जब कर्ता के रूप में अलग अलग लिंग एक वचन शब्द और से जुड़े हों, ये जैसे और से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो क्रिया बहुवचन हो जाएगा और पुल्लिंग होगा। तो यहाँ बैठे थे क्या है? बहुवचन है और पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, गिद्ध जांग को खोदी खोदी कै मास उपारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी कै खात बिदारत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर होगा विभत्स रस। यहाँ मांस को खोदने और उंगलियों को काटने का वर्णन है, जिससे मन में घृणा उत्पन्न होती है, इसलिए हम यहाँ पे विभत्स रस का टिक कर सकते हैं। श्रृंगार रस में वो इतना खराब जो भावना है इसमें नहीं होता है। शांत रस और अद्भुत रस, ये तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट है, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनना है हमें। तो इस सीधा सा आंसर होगा 12 का, खेलता है।
वाक्य में जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ पर खेलना जो है वो काम है। नेक्स्ट है घूसखोर, जादूगर एवं रसोइया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए घूसखोर को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा घूस जोड़ खोर। उसके बाद जादूगर का जब करेंगे तो होगा ये जादू जोड़ गर। और उसी तरह रसोइया का जब करेंगे तो रसोई कैपिटल ई बड़ा ई होता है प्लस ईया। तो यहाँ पे खोर गर और ईया क्या है, प्रत्यय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका आंसर होगा बी, परिमाणवाचक अवयव है। जितना और उतना मात्रा ये परिणाम का बोध कराते हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। नेक्स्ट है लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर होगा गुणवाचक। लंबा जो है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष या आकार का बोध कराता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लंबा है वो व्यक्ति, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा जो कुछ न करे कृतघ्न। यहाँ पे यह युग्म गलत है, क्योंकि जो उपकार को न माने उसे हम कृतघ्न कहते हैं। जो कुछ न करे उसे हम बोलते हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य। इसमें बाकी का ऑप्शन सही है, जैसे कि जो न दिखाई दे उसे हम अदृश्य बोलते हैं, जो पहले न पढ़ा हो उसे अपठित बोलते हैं, बड़ा भाई को अग्रज बोलते हैं और छोटा भाई को अनुज। नेक्स्ट है अभी तुम रुक जाओ। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? अभी, जो अभी है ये हमारा क्या है, अवयव है। इसमें ये काल का यानी कि समय का बोध करा रहा है, तो ये कौन सा अवयव होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव होगा सूरज, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है सूर्य, और इसी का रूपांतरित यानी कि तद्भव स्वरूप है सूरज। विद्यालय, मित्र और भाषा ये सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर होगा रोला छंद। यह मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं, जो रोला छंद यानी कि 24 मात्राओं वाली मात्रिक छंद में इसका व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। जहाँ अलग होने, डरने या तुलना करने का भाव हो वह अपादान कारक इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से, अलग होने के सेंस में होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये अपादान कारक है। नेक्स्ट है सांप को दूध पिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यह होगा दुष्ट की रक्षा करना। सांप जो होते हैं वो स्वभाव से क्रूर होते हैं, उसे दूध पिलाने का अर्थ है किसी बुरे व्यक्ति की भलाई या रक्षा करना, जो अंत में आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे म और म 3 बार प्रयोग हुआ है, स और स ये भी 3 बार प्रयोग हुआ है। यानी कि म और स वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर में म और सेवक सचिव सुमंत में स। नेक्स्ट है लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की यह प्रसिद्ध कृति है, इनके लिए ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द हमें बताना है, तो अल्पाहारी को हम बोलते हैं। इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये होगा अल्प। अल्प का अर्थ होता है कम, आहार का मतलब होता है भोजन। तो अल्पाहारी यहाँ पे जो जलचर है, जल में रहने वाला, निर्लज जिसे शर्म न आए, और सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में बड़ी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा रंगीन। रंगीन को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा रंग जोड़ ईन।
यहाँ अन्य विकल्प में आप देखेंगे तो बाकी सब ये छोटी छोटी ई और इसमें भी की में छोटी ई है, पुजारी, नागिन और मालकिन में, लेकिन रंगीन में बड़ी ई है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो पौधों को सींचती है। अब काम समाप्त होने में है, तो ये तो गलत है। अब काम समाप्त होने को है, ये सही है। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, ये भी गलत है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तुम तुम्हारा काम करो, ये भी गलत है। तुम अपना काम करो, ये शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा डी, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। इस मतलब बड़े लक्ष्य के लिए निकले हैं और छोटे तुच्छ काम में लग गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वह एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कानपुर, सचिव और हिमालय ये सभी संज्ञा हैं। नेक्स्ट है सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रकांत देवताले। 2012 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था चंद्रकांत देवताले को उनके काव्य पत्थर फेंक रहा हूँ पर के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीधे परिभाषा से पूछा गया है कि जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में ये आधुनिक कविता में जहाँ मात्रा या वर्ण का बंधन नहीं होता बल्कि लय और भाव प्रधान होते हैं उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौपल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कौपल का अर्थ है नई कोमल पत्ती, जिसे किसलय या किसल भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा होगा ए, जड़, फूल और शाखा नहीं होगा। नेक्स्ट है चस्का लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा आदत पड़ना। चस्का लगने का अर्थ है किसी चीज़ की लत या आदत लग जाना। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य हमें पहचान करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह। बाकी का आप देखिए बी और डी जो है, सॉरी इस केस में ऑप्शन डी होगा ना कि बी, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। यहाँ पर नहीं प्रयोग गलत हुआ है। और बाकी आप ए को देखें तो मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मुंबई वाला भाषा लग रहा है टिपिकल। मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए, ये भी गलत है। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट है तट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो तट का मतलब क्या होता है? किनारा होता है, नदी का किनारा। कालिंदी किसको बोलते हैं? यमुना को बोलते हैं। नीर का मतलब जल होता है। नेक्स्ट है मरने की फुर्सत न होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक व्यस्त होना। मरने की फुर्सत न होना का अर्थ है बहुत ज़्यादा काम में डूबे रहना। नेक्स्ट है 36 से 40 तक गद्यांश पर प्रश्न है। आप वीडियो पॉज करके पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं। मैं इसके सॉल्यूशन को देखता हूँ सीधा। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। इसमें से जो हमें गद्यांश में से आंसर मिला है वो होगा सी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख किस लिए किया गया है? क्योंकि इसका आंसर होगा बी, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है किस चीज़ को? तो संयम पर। गद्यांश के अनुसार संयम ही मुख्य आधार है, न कि अहिंसा। इसको टिक नहीं करना है, तो संयम पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है? तो ये भी होगा संयम। हमारा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है व्यवहृत शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका आंसर होगा आचरित। व्यवहृत का अर्थ होता है व्यवहार या आचरण में लाया गया को हम व्यवहृत शब्द बोलते हैं, और इसका हमें पर्याय ढूंढना है तो ये होगा आचरित। नेक्स्ट है सेक्शन 2, इसमें हम मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि 41 से लेकर के 80 तक होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर होगा एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो एनपीसीआई ने इसे बनाया था।
नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 47 ऑप्शन डी। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण सुधार का निर्देश देता है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है। तो इसका आंसर होगा अनुसूची 7। 1972 के जो मूल अधिनियम में 6 अनुसूचियाँ थी, अनुसूची 7 इसमें नहीं थी। हालिया संशोधनों ने युक्ति संगत बनाया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दंड विधि आपराधिक विधि में सबूत का भार का क्या महत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह किसी के दावे या बयानों को उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा बर्डन ऑफ प्रूफ, अर्थात इल्जाम लगाने वाले को जुर्म साबित करना होता है। नेक्स्ट है किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है। किस स्थिति में वह अयोग्य होता है, तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें से होगा ऑप्शन सी। यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। बाकी वो उसी राजनीतिक दल से है जिसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संबंधित तो वो दे सकता है। वो स्वयं चुनाव लड़ता है वो भी दे सकता है। यदि उस राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है तो वो भी दे सकता है। ये योग्य है, ये तीनों लोग, ये योग्य नहीं है। नेक्स्ट है विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। इसका फुल फॉर्म ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो तो आप लोग यूज कर ही रहे होंगे। नेक्स्ट है 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा केरल। भारत में केरल पारंपरिक रूप से और नवीनतम अनुमानों के अनुसार भी उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है। हालांकि ये पूछ रहा है 2025 के आंकड़ों के अनुसार, पता नहीं ये कैसे कैलकुलेट किया है, जो भी हो। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो हमारा ऑप्शन सी में दिया है। हिंदी में हमें नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। यह बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे RBI के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ये बैंक है B, इसमें अगर कुल जमा राशि 100 रुपये आया है तो इसमें से 4% इसको रिजर्व बैंक के पास देना होगा जमा के तौर पे, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ये कभी कभी CRR को बढ़ाया घटाया जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है मिंगला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट हिमांक। जो BRO है हमारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन, ये प्रोजेक्ट हिमांक जो है लद्दाख क्षेत्र में ऊंची सड़क जैसे कि उमलिंगला या मिंगला के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है एलर्जन क्या है। तो एलर्जन जो है वो एक पदार्थ है जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जैसे कि धूल, परागकण या कुछ खाद्य पदार्थ, सेंट भी हो सकता है, शरीर में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर प्रतिबंध लगाता है। तो आंसर होगा इसका अनुच्छेद 17। यह मौलिक अधिकार छुआछूत के अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन, सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा राज्य द्वारा नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ। 2013 अधिनियम के तहत SIA एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी कि याचिका एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देने के लिए जारी की जाती है। इसका आंसर होगा बी, प्रोहिबिशन यानी कि निषेधाज्ञा। ऊपरी अदालत निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए इसे जारी करता है। सर्टियरी जो है वो फैसले को रद्द करने या मंगवाने के लिए होती है।
नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर होगा 128 बिट। IPv4 में क्या होता है? 32 बिट होता है। IPv वर्जन 4 में 32 बिट और IP वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है RTI अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो यह है धारा 19। RTI एक्ट की धारा 19 प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक के लिए आधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 साल की अवधि के लिए परित्यक्त विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा है 13, उसी के तहत कम से कम 2 साल तक छोड़ देना, डेसर्शन जिसे बोलते हैं, तलाक का आधार बन जाता है। अगर पति पत्नी 2 साल से साथ नहीं रह रहे हैं तो उसके बाद वो तलाक के लिए वो एक मान्य आधार बन जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। राजस्व संहिता में कृषि की जो परिभाषा है वो बहुत व्यापक है, जिसमें ये सभी संबंध गतिविधियाँ शामिल की गई है, बागवानी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का क्या समझाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। यह बताता है कि कैसे समाज उच्च जन्म या मृत्यु दर से निम्न जन्म या मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा धारा 24। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मानक कटौती 30% और ब्याज पर छूट धारा 24 के अंतर्गत मिलती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है और संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप में पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। यदि संसद दोबारा बिना बदलाव के बिल भेज दे तो राष्ट्रपति उसे रोकने के लिए बाध्य नहीं है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 111 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? तो आंसर होगा कृषि आय। धारा अधिनियम का जो धारा है वो है 10 का सब क्लॉज 1 के तहत कृषि से होने वाली आय कर मुक्त है। नेक्स्ट है किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 66F। IT एक्ट की धारा जो 66F है विशेष रूप से साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिज्म के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करती है। विधायी शक्ति के संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि ऐसी शक्तियाँ जो किसी भी सूची में नहीं है और इस प्रकार संसद के पास होती हैं। कितनी सूचियाँ हैं? लगभग 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर उन तीनों सूची में उस शक्ति के कोई काम दिया गया है जो उन तीनों सूची में नहीं है तो उस काम को करने का जो शक्ति है वो संसद के पास होता है। यह अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय 3 सूचियों में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र यानी कि संसद का है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा विधानसभा। लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं और मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति। संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो इनका आंसर होगा लिंक्डइन। यह प्रोफेशनल नेटवर्किंग और नौकरियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु में धान की खेती के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, का जैव उर्वरक के रूप में काफ़ी उपयोग होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। इसे हम बोलते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये जो है खतरनाक पदार्थों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और अनुच्छेद 48 क में यह जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व है जो पर्यावरण रक्षा का निर्देश देता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है? इसका आंसर होगा व्योमित्रा। इसरो द्वारा विकसित व्योमित्रा एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो एस लगा है इससे सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा कश्मीर। पश्मीना ऊन जो है वो लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र में पाई जाने वाली चंगथांगी बकरियों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक से होने वाले जलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेथनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। बिच्छू बूटी का जो इंग्लिश वर्ड है आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये होगा नेटल लीफ के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है जिससे जलन होती है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया का पहल कब शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके का, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका ऑप्शन होगा ए, संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत में मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, उन पर उचित प्रतिबंध जिसे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं उसे लगाया जा सकता है। तो अब हमारा आता है सेक्शन 3 जिसमें हम संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा या सिंपली हम एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, मैथ वाला जो सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सटीक है यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ प्लस है? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक एक करके चेक करना होता है। सबसे हम ए से शुरू करते हैं। 70 माइनस का क्या हो गया है भागा 2, प्लस का क्या हो गया -4 और भागा का क्या हो गया है गुणा 5 और गुणे का क्या हो गया है +6। इसे सॉल्व करते हैं तो 70 भागा 2 कितना होगा 35 होगा, फिर -4 गुने 5 कितना होगा -20 होगा, +6 तो ये कितना हो गया 41 - 20 बराबर 21, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 25 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, इसकी लंबाई क्या है? जब कोई रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी, यानी खंभा ये है, तो रेलगाड़ी अपनी पूरी लंबाई को पार करती है। ये रेलगाड़ी का ये मुख है और इसका ये बैक। फिर रेलगाड़ी जब इसको पूरी पार करेगी तो यहाँ इसका मुख होगा और ये इसका बैक होगा, यानी कितना लेंथ पार की है एल लेंथ, यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी।
वही जब प्लेटफॉर्म जो कि 150 मीटर लंबा दिया है इस केस में, अगर इसे पास करना होगा तो ट्रेन यहाँ आएगी, इसका मुख है और ये इसका बैक, फिर पूरे ट्रेन रास्ते से गुजरेगी और इसका बैक है और ये इसका मुख, यानी ट्रेन अब क्या करी, प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर चुकी है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 150 प्लस एल। तो प्रश्न में दिया है कि 25 सेकेंड में अपनी लंबाई पार करती है, यानी कि एल बराबर क्या होगा, भी इंटू 25। भी क्या है, ट्रेन की स्पीड है। इस केस में क्या होगा, दूरी बराबर कितना होगा, 150 प्लस एल बराबर भी इंटू एल। हमें समय कितना दिया है, टी 45 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालना है, तो भी को हटा देते हैं, तो ऐसा करते हैं भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा एल बाई 150 प्लस एल बराबर 25/45। मैंने इसमें इसको भाग दिया है, तो भी से भी कैंसिल हो गया है। 50 25 5 9 45, तो ये हो जाएगा 9L, 15 5 75 750 प्लस 5L, ये होगा 4L बराबर 750। तो L बराबर 750/4। तो 4 एकम 4 बचेगा 3 5, 4 8 32 बचेगा 3 0, 4 7 28 बचेगा 2 0, 4 25 20, यानी 187.5 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम हमें दिया है 3584 और उनका महत्तम दिया है 8। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, हमें यही निकालना है, बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल। LCM कितना दिया है, 3584 गुने 8। इसे गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 28 64, 3 67 के 60, 7 हासिल 6, 8 45 और 46 के 6 हासिल 4, 8 3 24 4 28, 28,672 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आर्य 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिशा बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब कह रहा है आर्य 6 किलोमीटर पश्चिम में, मान लेते हैं आर्य शुरू में यहाँ पे है, 6 किलोमीटर गया है पश्चिम में, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण में 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, तो मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में, हमसे दूरी नहीं पूछा है, दिशा पूछा है। तो ये क्या है, प्रारंभिक उसका स्थान है। यहाँ से हम एक लाइन मिला देते हैं, तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक महिला अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसमें दूरी निकालना है। यह है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। वो अपने मान लेते हैं यहाँ पे घर है उसका, घर से निकल के 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई है, 6 किलोमीटर चली पूर्व दिशा में। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इसका बाएं कौन सा होगा, ऊपर का होगा। बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है, थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। उसके बाद वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है, इस बार बाएं किधर होगा, इधर होगा, और 6 किलोमीटर चलती है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 12 किलोमीटर होगा आंसर। नेक्स्ट है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक हमें इतना दिया है, तो औसत अंक ज्ञात करें। सीधा इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ के 3 2 5 से हम भाग दे देंगे, तो 5 5 10 10 10 20 के 0 हासिल 2 6 2 8 8 16 16 7 23 23 6 29 29 7 36 360/5, तो ये होगा 72, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेन बैनर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं पूछा है। तो देखिए इसका आंसर होगा जो ऑप्शन होगा डी। इसमें देखिए एम जो अक्षर है एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस रेनी बैनर में कोई भी एम नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, 15 का स्क्वायर 225 है और अंडर रूट 22.5 प्लस अंडर रूट 2.25 प्लस 25 का सन्निकट मान हमें निकालना है। ठीक है,
ये नहीं भी देता तो ये सबको पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 225/10 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 225/100 लिख सकते हैं, प्लस 25 सन्निकट निकालना है। तो 225 का जो स्क्वायर होगा ये 15 होगा, 15/√10 प्लस ये होगा 15 ऊपर का, नीचे का क्या होगा 10 प्लस 25। ऐसा करते हैं, इसको 15/√10 ही रखते हैं और ये होगा 1.5 प्लस 25। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 26.5 होगा। अब हमें 10 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो सीधा है वही निकालते हैं। 3 तरीके 9, तो ये लगभग 3 के बराबर आएगा हम कह सकते हैं। तो 15/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 26.5। तो 26 5 31.5। तो हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 दशमलव समथिंग आता है, ठीक है। 3 तरीके 9 लिखेंगे 6, तो ये 1 होगा, फिर 0 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर ये एक बार में जाएगा 61, यहाँ पे 39। तो ऐसे करके 3.1 आता। अगर हम भाग देते तो ये 5 से छोटा ही आता, फिर ये 5 से छोटा हम इसमें जोड़ दें तो ये 31.5 से भी छोटा आता है, यानी कि लगभग 31 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है 1789 में वो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिसे परिणामी योगफल 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम सीधा 29 से 1789 में भाग दे देते हैं। इसको जब हम भाग देंगे तो जो हमारा आएगा ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 2 12 5 17 4 9, ये होगा एक बार में जाएगा, 29 का 29 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 20। तो हमें प्रश्न में कह रहा है कि छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि पूरा पूरा भाग देता है। अगर इसमें हम 9 जोड़ देते, इसमें अगर 9 जोड़ते तो ये कितना हो जाता, ऊपर से उतरता है कितना 58, और 58 में पूरा पूरा भाग चल जाता है यानी 62 से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करके निर्धारित कीजिए कि दी गई प्रतीक भाषाओं के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए कथन हमारा दिया है डी एंड ई। एंड का मतलब क्या है, ए बी से छोटा या बराबर है, यानी कि डी लेस देन और इक्वल टू ई है। दूसरा है ई हैश एफ। हैश का मतलब है ए बी के बराबर है, यानी कि ई जो है एफ के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें निष्कर्ष क्या दिया है कि डी एंड एफ। डी एंड एफ का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब है डी लेस देन और इक्वल टू एफ। और दूसरा निष्कर्ष है एफ परसेंटेज डी। परसेंटेज का मतलब है ए बी से बड़ा है, यानी कि एफ डी से बड़ा है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सत्य होगा। अगर इसको इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डी लेस देन ई इज इक्वल टू एफ। तो ये होगा डी लेस देन और इक्वल टू एफ, यानी कि पहला तो हमारा सही हो गया। एफ ग्रेटर देन डी ये गलत है, जरूरी नहीं है क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। यह हमेशा सत्य नहीं है क्योंकि डी एफ के बराबर भी हो सकता है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए अनुपात बी 6:8 है और ए क्यू अनुपात बी क्यू का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें ए क्यू निकालना है, यानी कि 6 × 6 × 6 अनुपात बी क्यू बराबर क्या होगा 8 × 8 × 8। अब कटा देते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो आंसर हो जाएगा 91 का बी। नेक्स्ट है 0.81 का स्क्वायर 0.49 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर का योगफल क्या है, पूछा है हमसे। देखिए ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.49 प्लस 0.1 इंटू 0.49 प्लस प्लस तो ले लिया है मैंने 0.1, ये हो जाएगा कितना 0.59 हो जाएगा। 0.1 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। 0.1 ऐसे होगा 0.109559 हो गया, गुणे ये कितना हो गया 0.48, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है, क्योंकि इससे हमें आसान तो कुछ मिला नहीं, तो सीधा हम क्या करते हैं 81 का स्क्वायर कर लेते हैं, 49 का स्क्वायर कर लेते हैं और 1 का स्क्वायर उसमें से घटा देंगे। 1 8 8 8 चौके 64, 1 8 8 16 के 6 हासिल 1 64 1 65 से 61, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे 0 लगेगा। फिर 49 का कर लेते हैं, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौके 36, 36 8 44, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 और 4 चौके 16 3 कितना हो जाएगा 19।
तो 1 6 4 10 के 0 हाथ से ले 19 4 23 1 24, इसमें भी 0 पॉइंट इतना हो गया। और 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.01 होगा। तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 0.2401, तो ये हो गया 1 1 का 2 6 9 8। अब इसमें से क्या घटाना है हमें? 0.01 घटाना है। तो 0.0100 घटा देते हैं। 2 6 8 8 0.8862 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है P 10 महीने के लिए 60,000 रुपये, Q 8 महीने के लिए 45,000 और R 6 महीने के लिए 75,000 एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। तो P Q R के बीच लाभ को क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला कि लाभ का जो अनुपात होता है वो होता है पूंजी गुने समय। पूंजी यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट, समय T और प्रॉफिट P मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए P, Q और R 3 व्यक्ति हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी कितना लगाया है? एक लगाया है 60,000, Q ने लगाया है 45,000 और R ने लगाया है 75,000। समय कितना कितना सब ने लगाया है? तो P ने 10 महीने के लिए, Q ने 8 महीने के लिए और R ने 6 महीने के लिए लगाया है। तो हम क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब P निकालने के लिए I इंटू T करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। K से K कैंसिल हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 से ही सीधा कटा देते हैं। 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। इसमें 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा? 5 चौके 20 अनुपात 4 तियाँ 12 अनुपात 5 तियाँ 15। हमें दिया क्या है? P Q R के बीच लाभ को क्रमशः किस अनुपात में, यानी 20 12 15 का अनुपात में, यही निकालना था। 93 का A हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड में निम्नलिखित अक्षर अंकगणितीय संक्रियाओं को दर्शाते हैं, तो इस जानकारी का उपयोग करके व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। देखिए 100 V का अर्थ क्या है? भागा है, 5 हो जाएगा। C का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो 28 हो जाएगा। K का अर्थ घटाव है, 29 हो जाएगा। और D का अर्थ गुणा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 100 में 5 से भाग देंगे 20 प्लस 28 माइनस 29 या 87, तो ये हो गया 48 माइनस 87। 17 में से 8 गया 9, 7 में से 4 गया 3 माइनस 39, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सादृश्य में पहले अक्षर समूह पर एक विशिष्ट अक्षर पैटर्न या परिवर्तन लागू करके दूसरा अक्षर समूह बनाया जाता है। लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करने के लिए तीसरे अक्षर समूह पर भी यही पैटर्न लागू कीजिए। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, C का क्या होगा? 3, X का क्या होगा? 24, 24 3 27, A का 1, Z का 26, 26 1 27, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो C 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा? Z मिलेगा। A है, सॉरी C 3 है तो यहाँ पे X मिलेगा। A 1 है तो Z 26, R 18 है तो I 9 होगा। उसी तरह E 5 है तो V 22 होता है, V 22 होता है। F 6 है तो U 21 होता है, U 21 है तो F 6 होता है। L 12 है तो O 15 होता है। तो यहाँ पे जो I होना चाहिए XZI VUF हो। नेक्स्ट है एक दुकानदार एक ब्लेंडर 25% लाभ पर 1000 में और दूसरा ब्लेंडर 20% हानि पर 1200 में बेचता है। उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहला ब्लेंडर का एक विक्रय मूल्य X है, इसे बेचा है 25% के लाभ पर, यानी 125 बराबर कितना होगा? ये 1000 होगा। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 8 40, यानी कि X बराबर 800, यानी पहला ब्लेंडर हमें मिल गया 800 रुपये, उसका क्रय मूल्य है। दूसरा देखते हैं, दूसरा को 20% हानि पे बेचा है, Y मान लेते हैं इसे। तो Y गुने 80/100 बराबर होगा 1200 के। तो 20 चौके 80, 20 छक्का 120, 4 एकम 4, 15 चौके 60, तो Y होगा 1500, यानी कि दूसरा ब्लेंडर का जो क्रय मूल्य है वो 1500 है। बोल रहे कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो CP कुल कितना होगा? 15 8 23, तो टोटल CP हो गया हमारा 2300 और SP यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 1000 और 1200 2200 हो गया। हानि कितने का हो रहा है? 100 रुपये का हो रहा है।
किसके सापेक्ष में, क्रय मूल्य के सापेक्ष में, गुने 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100 बट्टा हमारा क्या होगा 23 हानि होगा। तो अब इसको भाग दे देते हैं। 23 चौके 92 होता है, तो 4% वाला हानि इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या करेंगे डी टिक कर देंगे। अगर इसे आप पूरा भाग देंगे तो ये आएगा 4.34%। नेक्स्ट है 22,807 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या इतना आसान सवाल। 07, 12 कम 12, 10 8, 12 8 96, 12 9 8 होल से 108 कैंसिल हो जाएगा। 07 यानी रिमाइंडर कितना हो रहा है 7 बचेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जानी जाती है। जब भावना अकेले कोई काम हाथ में लेती है तो उसे 25 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि भावना और भुवन दोनों मिलकर काम करें और अपनी अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करें तो कितने दिन लगेंगे। इसका तरीका जो है ये मान लेते हैं, ये भावना है BHA और भुवन है BHU। इनका दिन कितना दिया है, बोल रहा है कि भावना जो है 25 दिन में काम पूरा कर रही है और एफिशिएंसी दिया है कितना, भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जाने जाते हैं। यानी कि भुवन 1 यूनिट काम कर रहा है जितने समय में, उतने समय में ये भावना 2 यूनिट काम कर रही है। यानी कि भुवन को कितना समय लगेगा 50 दिन लगेगा, क्योंकि जब इसका आप एलसीएम लेंगे गुना तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 50 में जब 1 से भाग देंगे तो आपको डे निकल जाएगा किसका, भुवन का। अब कह रहा है कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी मिलके कितना हो गया 3, तो 50 में हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 16 3 48, 2.3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस आरेख का चयन कीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा डोमेन है, इसी में क्या आएगा मोबाइल फ़ोन आएगा और लैपटॉप आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ये दोनों अलग अलग हिस्से होंगे, ये मोबाइल फ़ोन अलग है, लैपटॉप अलग है। नेक्स्ट है आरेख में हमें दिया गया है ये सब बताना है हमें कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो केवल भौतिकी पसंद करते हैं, कोई अन्य विषय नहीं, सिर्फ भौतिकी पसंद करते हैं, बाकी विषय नहीं पसंद करते। तो अब ध्यान दीजिए सिर्फ बी ही है जो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, बाकी जी जो है वो गणित में भी है और भौतिकी में भी है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है √15 3.87 और √150 का मान दिया है इतना, तो हमें बताना है इसका मान बताना है। ठीक है, सही है। 15 का हम लिख लेते हैं 3.87 ऑलरेडी दिया हुआ है। 1500, तो देखिए क्या करेंगे, इस 1500 को हम लिखेंगे 15 गुने 100, तो इसको लिख सकते हैं √15 गुने 10। ठीक है, क्योंकि 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा और √15 का मान हमें दिया है 3.87 और इसमें हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे प्लस। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 15 150 बटे में 4 जीरो। क्यों 4 जीरो किया है इसको आप समझ ले सकते हैं ऐसे कि हम 15 लिखेंगे तो बटे में कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। तो मैंने इसे ही सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, ऊपर एक और जीरो बढ़ा दिया 150 और नीचे कर दिया है 10,000। अब देखिए 3.87 तो पहले से हमारे पास है, इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 38.7, तो ये जीरो लगा देंगे। और इसमें देखिए ये 150 का हमें मान दिया है 12.24 और नीचे क्या होगा 100, इसका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो जब इसको हम 2 अंक के बाद और दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1224। अब इसको इसमें हम जोड़ देंगे 0.1224। हमें सन्निकट मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 2 बढ़ा देते हैं 4 2 7 2 9 8 7 15 100 लगे 6 हासिल 1 38 3 41 1 42 42.6 यानी कि लगभग कितना होगा 43 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है मीना ने 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 40,000 उधार दिए। कुछ वर्षों के बाद उसे कुल 50,000 प्राप्त हुए, तो मीना द्वारा अर्जित ब्याज और ऋण की अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए 40,000 उधार दिया है, 50,000 कमा रहा है, तो अर्जित ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ऋण की अवधि क्या है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर पता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 होता है।
हमें दिया है मूलधन कितना है 40,000 दिया है, दर कितना है 4% दिया है, और समय हमें निकालना है t बटे में 100, और ये हो जाए यहाँ पे 10,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया। देखिए 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो t बराबर कितना होगा 25 बटे 4 यानी कि 6.25 वर्ष होगा। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मार्च से मई 2024 में मोबाइल फ़ोन की बिक्री हज़ारों की संख्या में दी गई है। तो अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त कुल बिक्री कितनी है? अप्रैल में पूछ रहा है। अप्रैल ये है, एप्पल ये है और ओप्पो ये है। तो 95 8 जो 58 जोड़ना है, 8 + 13 के 3 हासिल है, 1 9 + 14 1 15 153 हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7500 की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 1 वर्ष के लिए की जाती है, तो जब 1 वर्ष के लिए वार्षिक निकालेंगे तो सीधा इसका फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56 4 60, 600 रुपये होंगे 1 साल के लिए। अब बोल रहा है कि अब अर्धवार्षिक लगा दिए हैं, तो दर हमारा कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा 2। अर्धवार्षिक है तो 2, अब इसको 2 में भाग 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 का बनेगा, यानी n = 2 होगा। ये 2 वर्ष नहीं होता है एक्चुअली में, लेकिन मान लेते हैं हम लोग। तो अब इसका जो इंटरेस्ट होता है ये कितना होता है? ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r/100 का स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7500, 4 एकम 4 25, तो ये हो गया 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बटा में 25 का स्क्वायर। सीधा मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। तो ये हो गया 7500 गुने 26 माइनस 25 कितना होगा 1 होगा, और 26 + 25 51 होगा। a² माइनस b² पे मैंने खोल दिया है, तो ये 25 गुने 25, 25 3 75। फिर क्या करेंगे, 25 से कम 25 बचेगा 5, 25 दूनी 50, 12 को 51 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 5 60 61। तो 612 रुपये मिला है हमें, और एक में 600। तो हमें अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना होगा 12 रुपये का। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। BCEG, तो देखिए B कितना है 2 है, C3 E5 G7 I9 L12 ये निकालना है, T20 और Y25। तो 2 3 5 5 4 9, यहाँ पे क्या होगा फिर 9 4 2 3 5 हुआ है, 5 4 9 हुआ है, तो यहाँ पे 5 होगा, 9 5 14, 14 का क्या होता है n होता है। उसके बाद 14 में 6 जुटा होगा तो 20 हुआ होगा, तो 20 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे n ही आएगा। n ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, तो इसी को टिक मार देंगे बिना आगे चेक किए। A और B मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A 6,000 B 9,000 निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल 7,500 का लाभ होता है। लाभ में A का हिस्सा ज्ञात करना है। ये भी सेम इस तरीके का क्वेश्चन इसी वीडियो में भी किया हमने। ये हो गया A B 6,000 रुपये और ये 9,000 रुपये निवेश किया है। इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 2:3 का निवेश किया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है 1 वर्ष के अंत में, यानी दोनों ने समय कितना लगाया है 1 1 वर्ष लगाया है, तो 12:12 लिखेंगे तो ये कट के 1:1 ही हो जाएगा। तो प्रॉफिट का अनुपात जो होगा 2 × 1 2, 1 × 3 3। लाभ में A का हिस्सा निकालना है, तो दो टोटल लाभ कितना हुआ 5। 5 किसके बराबर होगा 7500 के, प्रश्न में हमें दिया है यहाँ पे। तो 1 बराबर कितना हो गया 1500 के, निकालना किसका है A का। 8 2 यूनिट है, तो 2 गुने 1500 3000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में 3 समूहों को विभिन्न आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। भारतीयों के लिए वर्ग है, और अमेरिकियों के लिए त्रिभुज है, और रूसियों के लिए षटभुज। तो कितने लोग भारतीय और अमेरिकी दोनों समूहों से संबंधित है, लेकिन रूसी से नहीं है। ठीक है, भारतीय और अमेरिकी हैं लेकिन रूसी नहीं है। तो देखिए 3 यहाँ पे बस यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि 10 जो है ये सिर्फ अमेरिकी है, ये 14 जो है सिर्फ भारतीय है, और बाकी ये 5 6 जो है ये रूसी भी है।
तो हमें इसको तो काउंट ही नहीं करना है, तो ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट है ए बी से 36% अधिक कुशल है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितना समय लेगा। ठीक है, 36% का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। ये होगा 4 9 36, 25 चौके 100। ये ए, ये बी, ये डे हो गया और ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। कह रहा है कि ए जो है बी से 36% कुशल है, अधिक कुशल है। अगर ए 36% अधिक कुशल है तो अगर हम बी को हम 25 रखें तो ए कितना होगा 25 + 9 34, 9 ज़्यादा है इससे ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें देखिए दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में काम पूरा करते हैं। 34 + 25 कितना होगा 34 5 39, 39 20 59। इन दोनों का एफिशिएंसी और इन दोनों का वर्क, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है, बी अकेले कितना काम करता है, अकेले बी का एफिशिएंसी 25 है तो भाग दे देंगे इसको। तो देखिए 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 5 40, 7 47 बट्टे में 25, तो 25 3 45, 25 3 75 हो जाएगा। सॉरी 25 दूनी 50 भी नहीं जाएगा, 25 से कम 25 होगा। फिर इसमें बचेगा कितना हमारा 22 बचेगा 2, और ये होगा ये 25 8 है 200 होगा। फिर बचेगा 22, फिर ये 25 8 है 200, 18.8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक छात्र के अंक गलती से 72 के बजाय 92 दर्ज कर दिए गए। इस कारण कक्षा के औसत अंकों में 1 की वृद्धि हो गई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी को हुई है, 72 से 20 हुआ है, यानी 20 की वृद्धि हुई है। अगर 20 में हम 20 से भाग देंगे तभी तो सबको 1 अंक अधिक मिलेगा, यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 5040 है। यदि लघुत्तम दिया है 420 और तो हमें बताना है कि उनके लघुत्तम और समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a × b बराबर क्या होता है, LCM × HCF। a × b दिया है 5040, LCM दिया है 420, यहाँ से हम HCF निकाल लेंगे तो HCF हो जाएगा 5040 गुने 420, 0 से 0 कैंसिल, 2 26 21 दूनी 42, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, तो ये हो जाए 21 से कम 21, 21 से कम 21 बचेगा इसमें 4, 21 दूनी 42, यानी कि HCF हमारा हो गया 12। हमें बोल रहा है LCM और HCF का अनुपात, LCM है 420/12, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, 4 5 20, फिर 3 से कटाएंगे 3 3 9, 3 5 10, यानी कि 35:1 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 90 है। उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दोगुनी वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में बोला है आधे समय के लिए, यानी कि समय हमें कितना हो गया 1 वर्ष, दोगुनी वार्षिक दर यानी कि रेट हमारा कितना हो गया 12%, और उसी कुल राशि, तो हमें उसी राशि पे निकालना है। तो सबसे पहले हमें राशि निकालना होगा, तो ठीक है यहाँ से निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो ये हो गया कितना 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कटाएंगे 15 से जाएगा, इसको कटाएंगे 50 से जाएगा, तो ये P बराबर कितना हो गया 750 हो गया। हमें क्या निकालना है कि इसी धनराशि पर अब इस नए समय और दर के साथ क्या होगा हमारा संयोजित कुल राशि, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन निकालना है। तो निकालते हैं, पहले ब्याज निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, तो ये हो गया 25 3 75, 25 चौके 100, 4 3 12, यानी कि 90 रुपये आ रहा है ब्याज। मूलधन कितना है 750, तो 750 + 90, 0 9 5 14, 7 1 8, यानी 840 रुपये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बोला है। तो देखिए MOULD, MOU इसमें है ही नहीं, तो इसी को नहीं बना सकते, तो ऑप्शन यही हो गया हमारा। नेक्स्ट है एक कारखाने में 3 मशीनें अपना चक्र पूरा होने के बाद बीप की आवाज़ करती हैं।
मशीन ए हर 18 सेकंड में बीप करती है, बी 30 सेकंड में और सी 45 सेकंड में बीप करती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार वे सभी एक साथ कब बीप करेंगी। तो इस तरीके का हमेशा प्रश्न में क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। 18, 30, 45 सीधा आप निकालें। आप इसको फैक्टराइजेशन तरीका से ही निकाल लें। ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, ये 2 गुने 3 का स्क्वायर। 30 को कितना लिखेंगे, 3 गुने 2 गुने 5, और 45 को कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुने 5। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 का स्क्वायर 2 गुने 5 यानी कि 9 दूनी 18, 18 पचे 90 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ये 90 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60/60 प्लस 30/60 यानी कि 1 मिनट प्लस हाफ मिनट यानी 1.5 मिनट। तो 1 मिनट 30 सेकेंड भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी 8:01 पे दोबारा ये बीप करेंगी एक साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण कीजिए। देखिए 5 दूनी पहले ब्रैकेट वाला, 5 दूनी 10, 100 में 10 से भाग देंगे तो होगा 10, 10 + 3 कितना हो गया, 13। नेक्स्ट है, x + y 20 दिया है, x y 51 दिया है, तो x और y का मान निकालना है हमें। आसान है, यहाँ पे बस देखना है कि एक्स वाई बराबर क्या है, 51 है। इसको 3 × 17 लिख सकते हैं क्या, और 3 + 17 कितना होगा, 20 होगा। तो ऑलरेडी x का मान 3 और y का मान 17 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक धातु की शीट आयताकार है जिसका आयाम 148 मीटर × 136 मीटर है। इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटकर एक खुला बक्सा बनाया गया है। यदि वर्ग की लंबाई 6 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा। तो देखिए, जो वर्ग की लंबाई काटी गई है वो 6 मीटर है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक आयताकार शीट बना लीजिए। अब देखिए, ये दिया है 148 मीटर और ये हमें दिया है 136 मीटर, ठीक है। और 6-6 मीटर हमें काटना है एक वर्ग। 6 मीटर यहाँ से कटेगा, 6-6 मीटर का, 6-6 मीटर का यहाँ से, 6-6 मीटर का यहाँ से, और 6-6 मीटर का यहाँ से कटेगा। तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6-6 12 कट गया। तो 148 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 136 हो जाएगा। उसी तरीके 6 यहाँ से, 6 यहाँ से कटा, 6-6 12 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 120, यानी कि 120 मीटर ये बचा। तो आयतन कितना हो गया, 136 गुने 120 गुने 6। 6 क्या होगी, ऊंचाई होगी बॉक्स की, तो इसको गुणा कर दीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये 12 घटाएंगे 136 से तो 124 होगा। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 124 चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई कितना होगा, 6। जब इन सबको गुणा करेंगे तो ये लगभग 101 184 के बराबर आ रहा है आंसर। नेक्स्ट है, सैयद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है। वह 135 डिग्री वामावर्त, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए, दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो दक्षिणावर्त वाले को प्लस मान लीजिए, वामावर्त वाले को नेगेटिव। अब देखिए, टोटल चेंज जो होगा कितना होगा, 135 वामावर्त घुमा है यानी -135 कर दीजिए इसको, प्लस 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है, -90 डिग्री वामावर्त घुमा है, प्लस 45 दक्षिणावर्त घुमा है। आप सबको जोड़ दीजिए तो 225 45 कितना होगा, 270 हो जाएगा। और ये 13 9 22 यानी 225 डिग्री हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री प्लस आएगा। प्लस का मतलब वामावर्त दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घुमाना है। कहाँ से घुमाना है, दक्षिण दिशा में मुख करके वो बैठा है, तो ये इधर की ओर मुख करके बैठा है और इसको 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये इसका मुख इधर हो जाएगा। यानी कि अब कौन सा दिशा बना है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा 117 का डी। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सी संख्या उन भारतीयों को दर्शाती है जो लंबे हैं और गोरे। फेयर का मतलब होता है गोरा, तो जो लंबे और गोरे दोनों हैं, तो यानी तीनों देखना है कि भारतीय भी है, लंबे भी हैं और गोरे भी हैं। तो देखिए, भारतीय, लंबे, गोरे, ये 1 को देखिए, ये ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जितेश 70 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर से वही प्रश्न, उसी तरीके का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है।
यहाँ मान लीजिए जितेश शुरू में है, 70 मीटर पश्चिम की ओर चला है, यानी कि इधर की ओर चला है 70 मीटर चला है। फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं इसका किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब चला है कितना, 35 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ के 40 मीटर चलता है, तो बाएं किधर होगा इसका, बाएं इधर होगा, यानी कि 40 मीटर इधर चला है। फिर दाएं मुड़ कर 20 चलता है, यानी कि दाएं किधर चला होगा, 20 मीटर यहाँ पे चलता है। तो जितेश अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन की बना लीजिए। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसको मिला दीजिए इससे, तो ये कौन सा दिशा बन रहा है, नॉर्थ और वेस्ट बन रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में छात्र बी ने छात्र ए से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी 1/5 में अगर ए ने 5 प्राप्त किए हैं तो बी ने कितना प्राप्त किए हैं, 4 प्राप्त किए हैं। यदि बी ने 72 अंक प्राप्त किए हैं तो ए ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि अगर ए ने 5 अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने 4 अंक प्राप्त किए होंगे। चूँकि कह रहा है कि बी ने 72 अंक प्राप्त किए हैं, तो 4 किसके बराबर होगा, 72 के, तो 1 बराबर होगा 18 के, तो 5 बराबर होगा 90 के, यानी ए ने प्राप्त किए हैं 90, बी ने प्राप्त किए हैं 72। अब कह रहा है ए ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो कितना अंक प्राप्त किया अधिक, 18। किससे तुलना कर रहा है, बी से, तो बी को नीचे रखेंगे इंटू 100, 18 कम 18, 18 चौक 72, 25 चौके 100, यानी कि 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारा लास्ट सेक्शन है 4, जिसमें हम मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जनरली रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न है, 6 दोस्त ABCDEF एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दिए गए संकेतों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेज कैसा है, गोलाकार है, 6 लोग बैठे हैं तो 6 सीट बना देते हैं। फिर अब देखते हैं कि बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ए यहाँ पे है तो ए के दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा बी दूसरे स्थान पर। अब बोल रहा है कि डी ए या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि डी यहाँ ना बैठा है, यहाँ पे भी नहीं बैठा है और यहाँ पे भी नहीं बैठता है। यहाँ पे बैठेगा तो बी का पड़ोसी होगा, यहाँ बैठेगा तो ए का पड़ोसी होगा, यहाँ पे बैठेगा तो दोनों का ही पड़ोसी हो जाएगा, यानी डी यहाँ पे बैठा है। अब है सी ई के बाईं ओर बैठा है, ई यहाँ पे नहीं है तो हमें नहीं पता। एफ डी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ ना यहाँ बैठा है ना यहाँ बैठा है, एफ कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। तो अब देखिए सी और ई का हमें मिलाना है, तो सी और ई, सी जो है ई के बाईं ओर बैठा है। अगर ई हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके बाईं ओर किधर होगा, यहाँ पे होगा सी। तो हमारा डायग्राम बन गया। अब बोल रहा है ए के ठीक दाईं ओर कौन है, ए के ठीक दाईं ओर कौन है, तो एफ है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई व्यवस्था में प्रतीक प्रतिशत के दाईं ओर से 8वें तत्व के बाईं ओर से तीसरा तत्व कौन सा है। सिंबल में कुछ गलती थे तो मैंने करेक्शन किए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि परसेंटेज के दाईं ओर से 8वें तत्व, परसेंटेज है इसका दाईं ओर 8वां तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां तत्व है। इसको भूल जाइए। 8वें तत्व के बाईं ओर से तीसरा, तो बाईं ओर 1 2 3, यानी कि डॉलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉलर होगा हमारा। डॉलर यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी, ऑप्शन में यहाँ पे ये 5 के जगह पे डॉलर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में a बराबर 2, b बराबर 4, c 6 तो 52 है। तो फ्लावर शब्द के अक्षरों का कुल मान क्या है। देखिए ये सब में 2 से गुणा कर दिया है, a का 1 होता है तो 2 कर दिया है, b का 2 होता है तो 4 कर दिया है, c का 3 होता है तो 6 कर दिया है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, F6 L12 O15 W23 E5 R18। अब सबको जोड़ देते हैं, 6 2 8 5 13 3 16 5 21 8 29 के 9 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 9 2 18 का 8 हासिल 1 7 14 1 15, 158 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि C5F का कोड है A3D तो उसी पैटर्न का पालन करते हुए E7H का कोड क्या होगा। C3 है, F6 है, A1 है, D4 है, यानी कि इसमें -2 घटा है, इसमें भी -2 घटा है।
तो ई कितना है 5 है, एच 8 है, इसमें 2 घटाएंगे तो ये 3 होगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 6 होगा। और ये देखिए 5 में भी 2 घटाए तो 3 हुआ है, तो साथ में 2 घटाएंगे तो 5, यानी कि C5F क्या होता है 6, C5F आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि डॉलर का अर्थ प्लस और हैश का अर्थ यहाँ पे डिवीजन का मतलब है भाग है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे डॉलर का अर्थ हम प्लस रख देते हैं और हैश का मतलब यहाँ पे क्या है भाग है, इन दोनों को जोड़ ये क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 3 5 8 1 9, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 14 1 15 बटे में 5 होगा, तो 5 3 15, 0 50 25, उसके बाद होगा 4 5 8 40, 5 चौके 20, 30584 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद बनाती है। 22 और 23 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। तो 2023 में किस उत्पाद की बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? तो देखिए, या तो आप सारा का सारा मान निकालिए और उसके बाद ऑप्शन बनाइए, या फिर थोड़ा सा गेस कीजिए। ये 20 से 48 हुआ है, लगभग दुगुना मान लेते हैं, दुगुना या 2.5 गुना। ये 5 या 6 कहिए, 6 से 38 हुआ है, कितना हो गया 6 7 42, 6 6 36, लगभग 6.4 समथिंग हुआ है। ये 14 दूनी 28, ये दुगुना हुआ है। ये 7 दूनी 14, लगभग दुगुना बोल सकते हैं। 5 दूनी 10, लगभग दुगुना बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ है? कंडीशनर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। रोमन संख्या दी गई है, तो रोमन में सी का मतलब होता है 100, इसको यहाँ लिखते हैं, सी का मतलब 100। एक सी का मतलब इसके पहले जो आया है इसको घटा देते हैं 100 में से, तो ये हो गया 90। एल का 50, 10 60, 10 70, 5 75, ब्लैंक 10 20 30। इसके बीच का अंतर कितना है? 10। इसके बीच का अंतर कितना है? 15। तो इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, और इसके बीच का अंतर 25 होना चाहिए। यानी कि 75 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 55। 55 किसको बोलते हैं? 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 आएगा, यानी कि हमारा ये 55 सही है। 55 होगा, एल 50 और भी 55, एल भी। नेक्स्ट है, दी गई तालिका में कंपनी की 5 अलग अलग शाखाएं दी गई हैं, C1 से C5। 2 वर्ष 24-25 में की गई बिक्री लाखों में दिखाई गई है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का उपयोग कीजिए। शाखा C4, 2 वर्षों में औसत बिक्री कितनी है? तो 96 + 100, 196, 196 बटा 2 कितना होगा? 2 9 18, 2 8 16, 98 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको ऊर्ध्वाधर रूप से प्रतिबिंबित किया जाए तो कौन सा विकल्प सही छवि दिखाता है? ये ऊर्ध्वाधर रूप से का मतलब है कि इसको ऐसे अगर हम खड़ा कर दें तो सॉरी ये ऐसे होगा, ये ऐसे और ये वर्ग ऐसे, तो इसका छवि क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा, अंडा, और ये ऐसे। तो आंसर कौन सा हो रहा है? बी हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सादृश्य संख्याओं के पहले जोड़ी के बीच का संबंध दूसरे जोड़ी के बीच के संबंध के समान है। दिए गए विकल्पों में से वो सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 8 और 164 दिया है, तो 6 का कौन होगा? देखिए, इसका लॉजिक ये है कि 8 में हमने एक संख्या जोड़ा 5, 5 का होगा 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। चूँकि हमने 5 जोड़ा था तो 5 को घटा देते हैं तो 164 हो गया। उसी तरह 6 में हम जोड़ेंगे 5, ये होगा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे होता है 121, और 121 में 5 हम नहीं घटाएंगे तो 116 आएगा। इसको 5 घटाएंगे तो 116, ये 116 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा लॉजिक है कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 64 + 100 बराबर 164। उसी तरह 6 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 10 का स्क्वायर ऐड करना है। हम ये लॉजिक सीधा 10 लिख देते हैं, ये सही रहेगा। 10 का स्क्वायर, इसमें भी 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 36 + 100 बराबर 136। ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में इस तरह से कोड किया गया है। देखिए, बी का 2, ओ का 15, एल का 12, डी का 4 और वाई का होगा 25,
एल का 12, ओ का 15, डब्लू का 23। तो 25 2 27, 12 15 27, 15 12 27, 23 4 27। ठीक है, तो सिल्वर एस होता है, तो एस कितना होता है 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी एच होगा यहाँ पे। आई 9 होता है, तो इसमें आर जोड़ेंगे तो 18 9 27 होगा, एच आर। फिर एल 12 होता है, ओ जोड़ेंगे तो 15 होगा, एच आर ओ। एच आर ओ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए सादृश्य को पूरा करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये एफ क्या है 6 है, 6 का 6, एच 8, जे 10, एल 12। अब देखिए एफ का एच हुआ है, यानी इसमें 2 ऐड हुआ है 8, 6 में 4 हुआ ऐड, एच 8 है, जे 10 है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, तो ये जे 10 हुआ है। यानी कि जो संख्या है उसमें +4 ऐड हो रहा है, और जो अल्फ़ाबेट है उसमें +2 ऐड हो रहा है। तो उसी तरीके से इसमें करेंगे, जे 10 होता है, के 11, एल 12, तो यहाँ पे हो जाएगा एल 14 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो एल 18। ऑप्शन हो गया बी हमारा आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए जो दिए गए युग्म के समान संबंध को दर्शाता है। ये पी क्या होगा, पी होगा 16, ओ 15, आर 18, टी 20, यू 21, जी 7, ए 1, एल 12। उसी तरह इनका देखते हैं, क्यू 17, यू 21, एक्स 24, जेड 26, एम 13, एच 8, टी 20। तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3, +4, +5, +6, +7, +8 ऐड हुआ है ऐसे। ठीक है, यानी क्रमशः ऐड हुआ है। तो के 11 है, तो यहाँ पे एल आना चाहिए 12, ये नहीं होगा। आई के बाद जे ई सही है, आई 9, जे 10, एन 14, पी 16, ये हाँ पी 16 2 ऐड होगा, सही है। डी 4, अब इसमें 3 ऐड होगा, जी 7 सही है। आई 9 इसमें कितना ऐड होगा 4 ऐड होगा, तो 13 सही है। ए 1 इस 5 ऐड होगा, तो F6 ये सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में यदि पीकॉक को इतना लिखा गया है और कोडित डायनासोर को इतना कोडित किया गया है, तो स्कॉर्पियन का क्या होगा। देखिए पी क्या है 16 है, तो 16 यहाँ पे है। ई 5 है, तो ई 5 यहाँ पे है। ए 1 है, तो ए 1 है। सी 3 तो 3, ओ 15 तो ओ 15, सी 3 तो सी 3, के 11 तो के 11। स्थानीय मान है सीधा अल्फ़ाबेट का, तो एस क्या होगा 19, सी 3, एस 19, सी 3, ये नहीं होगा। उसके बाद ओ 15 है, तो ओ 15, ये 14 है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आर 18 इसमें भी है, आर 18 इसमें भी है। पी 16 इसमें भी है, पी 16 इसमें भी है। आई 9 ओ 15, एन 14, तो इसमें एन 14 है, इसमें 13 है, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में माइकल का स्थान बाएं से 411 है माइकल का, और दाएं से 509 है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 411 + 509, 9 1 10 के 0 यहाँ से ले, 1 1 2 5 4 9 920। क्योंकि एम 2 बार काउंट हुआ है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो एक घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 919, आंसर डी। नेक्स्ट है, लिहान एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक बिंदु से चलना शुरू करता है, पहले वो 10 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है, 10 मीटर गया उत्तर दिशा में, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर मुड़ेगा, दाएं इसका इधर होगा, 7 मीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है, इस बार दाएं किधर होगा, इधर होगा, और 6 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 6 मीटर आ गया। अंत में वो बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं, मेरा दाएं इधर है, तो इसका बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो लिहान के अंतिम स्थान और उसके प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, और वह अब किस दिशा के सम्मुख है। ठीक है, देखिए ये कितना था 6 था, ये टोटल 10 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा, ये इसका आरंभिक स्थान है, और ये भी यहाँ पे पहुँचा है, हमें ये निकालना है। तो ये हमें 4 मिल गया, और ये 10 + 5 15, यानी कि ऐसे एक ट्रायंगल बना है, ये 10
5 15 है, ये 4 है, तो 15 15 225 और 4 4 के 16, तो ये कितना हो गया? 6 5 11 की हासिल 1, 22 1 23 1 24 241। सॉरी, ये 15 नहीं होगा, 10 तो ये है ना, 10 ये है, ये 7 है, तो ये भी, ये वाला हिस्सा भी 7 होगा, तो ये 7 इधर 10 लिख देते हैं। 7 + 5 ये 12 है, 12 12 144, 4 4 16, 6 4 10, 14 1 15 1 16 160, यानी स्क्वायर रूट 160 हो गया इसका मान। और किस दिशा में है इधर? ये अगर हम इसको माने ऐसे, इसको ऐसे मान ले, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ, तो ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, या सीधा हम ईस्ट भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, 160 मीटर, तो 160 मीटर पूरब। नेक्स्ट है, हमें ये संबंध दिया है, हमें बताना है इसका क्या होगा। देखिए, प्रिया प्लस रोहन का मतलब है, प्लस का मतलब है ए बी की माँ है, यानी प्रिया रोहन की माँ है, तो ये प्रिया हो गई, ये रोहन की माँ है, ठीक है, रोहन लड़का है। और स्टार का मतलब है कि बी ए की पत्नी है, यानी कि रोहन दिव्या की, बी ए की बहन यानी दिव्या रोहन की पत्नी है, तो ये दिव्या हो गई। अब पूछ रहा है, तो प्रिया दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? प्रिया दिव्या की क्या लगेंगी? सासू माँ लगेंगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई तालिका में 6 वर्षों के लिए कंपनियों का पेंसिल की बिक्री को दर्शाता है, तो 2021 में किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिल बेची? 2021 कौन सा है? ये वाला है, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं। अब पूछ रहा है, देखिए, कंपनी 2 4 5 1, 2 ने 150 बेची, सबसे इसमें ज़्यादा कौन है? 180 है, तो कंपनी 5 ने सबसे ज़्यादा पेंसिल बेची है 2021 में। नेक्स्ट है, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वो 450 हो जाती है। मान लेते हैं संख्या x है, इसमें हमने 25% इस संख्या का इसमें ऐड कर दिया, तो बचा हमारा कितना बन गया? कितना? 450, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो x + x/4 बराबर 450 लिख सकते हैं। ये हो गया 5x/4 बराबर 450, 5 9 45, तो x बराबर कितना हो गया? 360। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1005, 9990, इसको देखिए, ये अलग श्रृंखला है और ये वाला अलग दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को कर देते हैं पहले। इसको करने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको ये निकालना है, इस श्रृंखला से आएगा। तो 990 में कितना घटा है? 10 घटा है, तो 980 हुआ है। लास्ट के 3 डिजिट को देखिए, इसमें घटाएंगे तो 9970 होगा, और फिर 7 जीरो में से 6 जीरो होगा, यानी कि 9970 हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में शामिल नहीं है। प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या माने और किसी भी अंक को विभाजित न करें। तो आप कैलकुलेटर का मैंने यूज किया है, देख लीजिए। ये 97 का स्क्वायर है, ये जो है 87 का स्क्वायर है, ये जो है 89 का स्क्वायर है, लेकिन ये जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हमें पूछा है समूह में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 36,600 का निवेश करता है। कुछ वर्षों के बाद उसे कुल 69,906 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। उसने कितने वर्षों तक पैसा निवेश किया था? तो देखिए, पहले ब्याज निकाल लीजिए। 69,906 में 36,000 जो मूलधन है मुझसे घटा देंगे। 6 0 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, इतना उसे प्राप्त हुआ है ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने, मूलधन कितना है? 36,600, दर गुने समय निकालना है हमें, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको घटाना है। जब हम 366 को इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 91, और ये 13 सत्ते 91, यानी कि टी बराबर कितना हो गया? 13 साल के लिए पैसा उसने निवेश किया था। नेक्स्ट है, हमें इसका लॉजिक ढूंढना है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 43 का स्क्वायर कितना होगा? 43 गुने 43, 3 के 9, 4 3 12, 4 3 12 के 2 हाथ से 1, 4 16 1 17, 9 4 8 1 1849, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एम से शुरू होकर जेड तक के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखे जाएं, जबकि बाकी अक्षर छोटे अक्षरों में, तो शब्द हिमालय को कैसे लिखा जाएगा? ओके, ए से लेकर के ऐसे है, आप समझ लीजिए, सीधा मैं लिख देता हूँ। ए से लेकर के JKL तक
स्मॉल लेटर में है और एम से लेकर के जेड तक कैपिटल लेटर में है। हमें हिमालय को लिखना है। हिमालय क्या होगा, छोटा होगा तो एच, आई, एम कैपिटल है, ए, एल भी स्मॉल है, ए, वाई क्या होगा, कैपिटल होगा और ए, एच आई एम ए, यानी कि एच आई एम ए एल ए वाई ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वो सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। नोट में दिया है कि संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर या उनके अलग अलग अंकों पर भी की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, 7 चौक 28, 28 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 23, 9 7 63, 63 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 59, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजन प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। वो पहले दक्षिणवर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। इसी तरीके के प्रश्न को इस वीडियो में हमने किया था, तो हमने बताया था कि दक्षिणावर्त दिशा में जो घूमेगा उसको हम प्लस मान लेंगे और वामावर्त दिशा में जो घूमेगा उसे नेगेटिव मान लेंगे। तो टोटल चेंज हमारा कितना होगा, दक्षिणावर्त में कितना घुमा है 135, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर वामावर्त में -225 घुमा है, तो ये कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया 9, -90 डिग्री वामावर्त घूमेगा अंत में फाइनली। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ में मुख करके वो खड़ा है। 90 डिग्री वामावर्त घुमाना है, यानी कि इधर से किधर जाएगा, इधर, यानी कि पूरब की ओर उसका मुख होगा। नेक्स्ट है, 3 अक्षर के 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 में से एक समान गुण है जबकि एक भिन्न भिन्न है। बिना कोई गणितीय संक्रिया किए उस अक्षर समूह की पहचान कीजिए जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए C3, E5, I9, A1, C3, E5, B2, D4, F6, D4, F6, H8, 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6, 1 2 3 2 5, 3 2 5 4 9, ये अलग है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इस कथन पर विचार कीजिए, ये हमारा जो इक्वल का साइन है, P बराबर Q लेस देन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S इज ग्रेटर देन T। दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। पहला विकल्प है P बड़ा है S से, तो देखिए P और S के बीच में 2 सिंबल है, कैसा, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। Q बड़ा है S से, तो Q और S के बीच में भी 2 ऐसे उल्टा सिंबल हैं, तो ये भी नहीं होगा। Q लेस देन T है, Q और T के बीच में भी 2 उल्टा सिंबल है, ये भी नहीं होगा। R ग्रेटर देन T है, तो R और T के बीच में देखिए R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S इज ग्रेटर देन T, तो हाँ एक संभावना है कि R ग्रेटर देन T है, तो आंसर होगा D। नेक्स्ट है, ईसा एक काम को 21 दिनों में और फरहान 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 21 दिन में ईसा करती है और फरहान करता है 30 दिन में, तो एफिशिएंसी इसका कितना होगा, 3 7 21, 3 दहा में 30, तो 3 गुने 7 गुने 10, 17 21, यानी कि 210 टोटल काम हो गया। तो 21 दहिया 210 और 30 7 21, यानी कि 7 हो जाएगा। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 17, तो 210 बटा में 17 भाग दे देते हैं, 17 एकम 17 बचेगा 4 0, 17 दूनी 34 बचेगा 6 0, 17 तियाँ 51, 12.3 आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 7 क्यूब कितना होगा 343, 2 का स्क्वायर 4 347, 347 में 12, 4 3 12 होगा ये, तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो 335 हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज PQRST का औसत स्कोर 42 रन था। एस ने टी से 6 रन ज़्यादा बनाए, टी ने पी से 9 रन कम बनाए, क्यू ने एस और टी के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए तथा क्यू और आर ने मिलकर 135 रन बनाए। तो टी ने कितने रन बनाए, देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी का जो औसत स्कोर दिया है 42 है, तो 42 में क्या करेंगे हम 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल स्कोर मिल जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 5 के 20 से 210। एस ने टी से ज़्यादा रन बनाए, 6 रन ज़्यादा बनाए, एस ने टी से 6 रन ज़्यादा रन बनाए हैं। फिर बोल रहा है टी ने पी से 9 रन कम बनाए हैं। फिर कहा है क्यू ने एस और टी के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए हैं।
और Q प्लस R ने 135 रन बनाए हैं। तो T ने कितने बनाए हैं? तो हम ऐसा करते हैं, Q और R को 135 रख देंगे। यहाँ से हम P निकालेंगे तो ये क्या होगा, T प्लस 9 होगा। T के टर्म हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें T का बताना है। फिर क्या करेंगे, S का जो मान है यहाँ पे इसमें रख देंगे। तो Q बराबर क्या होगा, T प्लस 6 प्लस T, तो ये हो गया 2T प्लस 6। अब सबका मान इस इक्वेशन में रख देते हैं। P का मान यहाँ से रखेंगे T प्लस 9, Q प्लस R का मान रखेंगे 135 प्लस S का मान रखेंगे T प्लस 6 यहाँ पे। उसी तरह T का मान T ही रहेगा और Q का मान निकालने का कोई लॉजिक नहीं था, ऑलरेडी हमने Q प्लस R रख ही दिया है यहाँ पे। और ये हो गया 210। अब जोड़िए 1 2 3, 3T प्लस 135, 6 141, 9 150, 210 में 150 घटा देंगे तो बचेगा 60। तो T बराबर 60/9, सॉरी 9 नहीं 3 होगा। तो ये हो गया 20, यानी कि T ने 20 रन बनाए। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 150, 24 जोड़ेंगे तो 174 होगा। इसमें 12 में से 4 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 48 जोड़ेंगे तो 222 होगा। इसमें देखिए 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। फिर इसमें कितना जुड़ा है, 48 जुड़ा है। तो फिर इसमें कितना जुटेगा, 24, और इसमें जुटेगा 48। तो इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 8, 29 2 31, 318। 318 में 48 जोड़ेंगे तो 366, यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन हो गया 318। नेक्स्ट है, किसी निश्चित भाषा में नोटबुक को इस तरीके के रूप में कोडित किया गया है तो उसी भाषा में माउंटेन को किस प्रकार किया जाएगा। देखिए n कितना है, 14 है। यहाँ पे लिखते हैं N14 O15 T20 E5 B2 O15 O15 K11। अब इसको लिखते हैं Q17 R18 W23 H8 E5 R18 R18 N14। सब में देखेंगे तो +3 ऐड किया है, ठीक है। उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, M का क्या होता है 13, तो 13 3 16 होगा। 16 होता है P का। O होता है 15, 15 में हम 3 जोड़ेंगे 18, 18 होता है R का। उसी तरह U होता है 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, तो PRX। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। उसके बाद हम कौन सा अलग है, तो ये वाला सीधा लिख ही लेते हैं। N का होता है 14, 14 3 17, तो इसका हो जाएगा Q। T का होता है 20, 20 3 23, तो W होगा। तो W किस में है, सिर्फ एक इसमें है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन हमारा D हो गया, आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यह मानते हुए कि दर्पण XY रेखा के अनुदिश स्थित है। ये दर्पण है, ये सिंबल लिखा हुआ है, हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए इधर शुरू होगा ELBMESER से। मैंने शब्दों को उल्टा नहीं किया है, बस लिख दिया है कि कौन पहले आएगा। तो देखिए E इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, D में है, तो D ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुनिए जिसमें संख्याओं के बीच संबंध दिए गए समूह के समान है। तो अब ध्यान से देंगे, 6 5 11 2 13, 6 5 11 2 13, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9। उसी तरह 9 6 15 1 16, 9 6 9 15 1 16, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दिए गया अक्षरांकीय अनुक्रम में अगला पद क्या है। A2 यानी A1 है, C3 F6 J10 O15। देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 2 का हुआ है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो अगला कौन सा होगा, 6 होगा। यानी 15 6 21, 21 किसका होता है, U का होता है। तो या तो A होगा या तो D होगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, इसमें 2 जुटा है, इसमें 4 जुटा है, इसमें 6 जुटा है, इसमें 8 जुटा है, तो इसमें कितना जुटेगा, 10 जुटेगा, तो बाय U 30 होगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के लिए सही जल छवि क्या है। जल छवि बताना है, तो L से शुरू होगा, उल्टा ऐसे L बनेगा, ठीक है। तो उल्टा L ऐसे कहाँ कहाँ पे है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बचा 2 हमारे पास। अब देखिए लास्ट में 6 है, 6 का उल्टा क्या होगा, तो 6 का उल्टा ये ई जैसा लग रहा है, लेकिन ये ई एक्चुअल में 6 है, उल्टा 6 है, ऐसे बनेगा, ये ऐसे है। तो ये इसको घुमा देंगे ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा।
तो आंसर हमारा होगा ए। ये नहीं होगा, ये तो सीधा ही 6 है, उल्टा हुआ कहाँ है। नेक्स्ट है, नेहा रोहन की बहन है। ठीक है, नेहा जो है रोहन की बहन है, रोहन लड़का होगा। आर्यन और कियारा रोहन के बच्चे हैं। रोहन के बच्चे कौन कौन से हैं? आर्यन और कियारा। आर्यन लड़का लग रहा है, लड़का बना देते हैं इसको, और ये लड़की है, यानी आर्यन और कियारा क्या है? भाई बहन है। कुणाल और अनिका नेहा के बच्चे हैं। तो कुणाल, ये है कुणाल और ये है कुणाल की बहन अनिका, क्योंकि ये दोनों नेहा के बच्चे हैं इसलिए भाई बहन होंगे। कियारा सीता की पोती है। कियारा जो है सीता की पोती है, यानी कि रोहन के पापा होंगे यहाँ पे, और इसका विवाह हुआ होगा सीता से। ठीक है। अनिका नेहा की बेटी है। अनिका यहाँ पे है, ये नेहा की बेटी है, ऑलरेडी सही है। अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, अनिका जो सीता का विवाह हुआ होगा जिससे, उसका पुत्र है भाई और उसका बहन है, यानी कि अनिका रोहन की अनिका जो है वो रोहन की भांजी लगेगी, यानी रोहन अनिका का मामा लगेगा, यानी कि सीता क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो यहाँ पे और सीता नानी लगेगी और सीता की अनिका क्या लगेगी? नाती लगेगी। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट है, अंक 3, 6, 8 और 9 पुनरावृत्ति के बिना का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं के बीच का क्या अंतर है? देखिए, तो 3, 6, 8, 9, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 8, 6, 3 होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3, 6, 8, 9 होगी। इनका अंतर निकालिए 4 अंकों की। 13 में से 9 गया 4, और ये हो गया 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, यानी 174 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, तो ये है पुरुष। ठीक है, इसके पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि खुद पुरुष ही उसका इकलौता पुत्र होगा ना जी। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री कौन है? वो महिला जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो महिला पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला पुरुष की क्या होगी? पुत्री होगी। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।